जंगल के सन्नाटे में एक ऐसी आहट हुई जिसने डेथ गॉड को भी चौंका दिया। शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। एक गोली, एक हेडशॉट। किन तियान की स्नाइपर जब चलती है तो मौत का रास्ता साफ हो जाता है। अपनों के बीच छिपा वो गद्दार जो पूरी मर्सनरी कॉर्प्स को कब्र में भेजने की तैयारी कर चुका है। मौत के दरवाजे पर खड़ा फेंग मोचुआन। क्या किन तियान उसे बचाने के लिए कुदरत के कानून को तोड़ पाएगा? इंसानियत खत्म, खौफ शुरू। एक ऐसी ताकत ने जन्म लिया है जो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो देगी। दो खूंखार शिकारी, एक ही मास्टर। जब साये आपस में टकराएंगे तो मंजर देखने लायक होगा। मरा हुआ दुश्मन जब कब्र फाड़कर वापस आता है तो इंतकाम की आग सबको राख कर देती है। डार्क फॉरेस्ट का वो नरक जहां एल्व्स भी जाने से कांपते हैं। क्या किन तियान वहां से जिंदा लौट पाएगा? सैकड़ों दुश्मन और बीच में फंसी एक जान। क्या डेथ गॉड का ये सुसाइड मिशन सफल होगा? तबाही का इवोल्यूशन, 15 लाख पॉइंट्स और एक ऐसा रूप जिसे देख यमराज भी पीछे हट जाएं। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 161, हीलर। इतनी अफरा तफरी के बीच रिट्रीट करना कोई आसान काम नहीं था। इंसान और एल्व्स ने मिलकर पागलों की तरह काउंटर अटैक किया। गोलियां बिना भेदभाव के जिंदगियां काट रही थी। आखिरकार डार्क एल्व्स को अपनी 70% से ज्यादा फोर्स खोने के बाद ही डार्क फॉरेस्ट की तरफ सेफ रिट्रीट मिल पाया। इस लड़ाई में इंसान और एल्व्स की अलायंस ने एक बड़ी जीत हासिल की। इस जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट बिना शक उस स्नाइपर को जाता था जिसने पूरे वक्त अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री के पास सब लोग बैटलफील्ड साफ कर रहे थे। डार्क एल्व्स और ब्लैक बीस्ट्स की लाशों को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा था ताकि बाद में एल्व्स उन्हें ले जाएं और ट्री गॉड उनकी आत्माओं को प्योरीफाई कर सके। ग्रीन कपड़ों में छोटी दाढ़ी वाला आदमी चारों तरफ देखते हुए बोला, वो स्नाइपर कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बाकी लोग भी मुड़ गए। सबकी आंखों में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी थी। आखिर कैसा इंसान था वो जो बैटलफील्ड का गॉड ऑफ डेथ बन गया था? किसी ने सोचा कोई सख्त मिलिट्री एक्सपर्ट होगा, किसी ने सोचा मैकेनिकल आंख वाला डार्क असैसिन, तो किसी के दिमाग में लंबे बालों वाला वाइल्ड हंटर आया। लेकिन जैसे ही लंबी स्नाइपर राइफल उठाए, एक फिगर सामने आया। सब शॉक्ड रह गए। वो एक लंबा सीधा खड़ा यंग मैन था। चेहरा सख्त, नजरें शांत, जैसे बिना लहरों वाली झील। इतने लोग घूर रहे थे फिर भी उसके एक्सप्रेशन में जरा भी अनकंफर्ट नहीं था। उससे साफ लग रहा था कि उसका अंदरूनी इरादा बेहद मजबूत है। तो हेडशॉट डेमन इतना यंग है? हाँ यार, मुझे लगा था कोई 40-50 साल का होगा। इतनी कम उम्र में टियर 4 एक्सपर्ट्स को स्नाइप करना, इसकी पोटेंशियल तो लिमिटलेस है। ये फुसफुसाहट किन तियान के कानों तक पहुंची और उसका माथा हल्का सा फड़क गया। ये हेडशॉट डेमन क्या बकवास नाम है? कोई अच्छा नाम नहीं सोच सकते क्या? किन तियान। एलन एक्साइटमेंट में दौड़ता हुआ आया। तू अभी गजब था। तूने लगभग अकेले ही पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। किन तियान हल्के से मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। लेकिन दूसरों की नजर में वो एकदम कूल एक्सपर्ट लग रहा था। उसी वक्त एल्व वॉरियर्स की एक टीम वहां आई। सबसे आगे खड़ा एल्व कैप्टन किन तियान के सामने रुका, उसे ध्यान से देखा और सीरियस आवाज में बोला, सम्मानित ह्यूमन वॉरियर, तुम्हारा नाम क्या है? किन तियान। एल्व कैप्टन ने नाम दोहराया, किन तियान। फिर गंभीरता से बोला, किन, अगर अभी तुम नहीं होते तो शायद हम पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री खो देते। नुकसान और भी भयानक होता। यहाँ मौजूद सबकी तरफ से मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। किन तियान ने सिर हिलाया और शांति से शुक्रिया स्वीकार कर लिया। तो इसका नाम किन तियान है। नाम अच्छा है लेकिन हेडशॉट डेमन ज्यादा सूट करता है। हेडशॉट डेमन थोड़ा ज्यादा हो गया। ब्रदर हेडशॉट कैसा रहेगा? मुझे तो वही ठीक लग रहा है। मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। किन तियान की नसें तन गईं। ये कैसे कैसे बेवकूफी भरे निकनेम सोच रहे हैं। एल्व कैप्टन बोला, किन, पहले हम बैटलफील्ड क्लियर करेंगे, वापस कैंप जाकर अचीवमेंट्स काउंट होंगी। एल्व रेस किसी भी ब्रेव वॉरियर के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी, ठीक है? किन तियान की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। सिल्वर मून ट्राइब एल्व्स की रॉयल फैमिली है। उनका खजाना गोल्डन ओक ट्राइब से कहीं ज्यादा होगा। एल्व गार्ड्स के जाते ही ग्रीन कपड़ों वाला आदमी पास आया। चेहरे पर बेफिक्र सी स्माइल थी।
ब्रदर किंतियान, मेरा नाम फेंग मोचुआन है। मैं हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स का लीडर हूँ और टीम 15 का कैप्टन भी। जान पहचान कर ले। उसने हाथ बढ़ाया। किंतियान ने आधा कदम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। फेंग मोचुआन की स्माइल और चौड़ी हो गई। तुम्हारी स्पीयर टेक्निक कमाल की है। एक ही शॉट में टियर 4 डार्क एल्फ। अगर तुम नहीं होते तो मैं कम से कम 7-8 भाई खो देता। इसके लिए भी थैंक यू। छोटी सी बात है। किंतियान मुस्कुराया। फेंग मोचुआन की वाइब उसे काफी अच्छी लगी। तभी एक यंग मैन जिसका लेफ्ट शोल्डर घायल था भागता हुआ आया। डायरेक्टर फेंग, मेरा दोस्त बस सांसें ले रहा है। क्या आपके पास कोई एलिक्सिर बची है? प्लीज दे दीजिए, वापस जाके हम डबल लौटाएंगे। शियाओ हान, दोस्त कहाँ है? मुझे दिखाओ। वो जल्दी से उन्हें ले गया। एक पतला यंग मैन जमीन पर पड़ा था, ब्लैक कपड़ों में। छाती धंसी हुई थी और उस पर सायन रंग का हाथ का निशान साफ दिख रहा था। होंठ काले पड़ चुके थे, मौत के बिल्कुल करीब। चेक करने के बाद फेंग मोचुआन ने बेबसी से सिर हिलाया। शियाओ हान, मैं बचाना चाहता हूँ, लेकिन चोट बहुत ज्यादा है। मेरी एलिक्सिर काम नहीं करेंगी। शियाओ हान की आंखों में आंसू भर आए। प्लीज एक बार ट्राई तो कीजिए। एलिक्सिर की बात नहीं है, फेंग मोचुआन बोला। उसका हार्ट पल्स टूट चुका है। शियाओ हान टूट चुका था। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। फेंग मोचुआन ने लंबी सांस ली। अगर कोई लाइफ मैजिक जानने वाला एल्फ होता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसे एल्व्स बहुत रेयर होते हैं। युद्ध ऐसा ही क्रूर होता है, सब मरते हैं, वो भी। तभी भीड़ से एक शांत आवाज आई, मैं उसे बचा सकता हूँ। सबने पलट कर देखा। किंतियान आगे आया। उसकी हथेली से हरी रोशनी की पतली धाराएं निकली और घायल युवक से जुड़ गई। आसपास के फूलों, घास और पेड़ों से लाइफ फोर्स खिंचकर उसके शरीर में जाने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर रंग लौट आया। सीना ऊपर नीचे होने लगा। पूरा इलाका फट पड़ा। डरावना स्नाइपर हीलर भी था। एपिसोड 162, आर्म्ड फोर्स। ये टैलेंट किंतियान को वुड डेमन से मिला था। पहले ये ग्रीन लेवल का था, लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट से अपग्रेड होकर ब्लू लेवल बन गया। आज पहली बार उसने इसे यूज किया था और असर उम्मीद से कहीं बेहतर था। दा पेंग, जो मौत के बिल्कुल किनारे था, बच गया। घने जंगल में वो बिना लिमिट प्लांट्स की लाइफ एसेंस खींच सकता था। चाहे एक पैर नर्क के दरवाजे में ही क्यों ना हो, वो इंसान को वापस खींच सकता था। दा पेंग, दा पेंग, शियाओ हान चिल्लाया। दा पेंग ने धीरे से आंखें खोली। जिंदा है, सच में जिंदा है। ये लाइफ मैजिक है क्या? लेकिन कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं है। ये तो ब्लड लाइन या सुपर पावर लगती है। मारना भी जानता है, बचाना भी। ब्रदर हेडशॉट नहीं, अब तो डैडी हेडशॉट कहना चाहिए। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। किंतियान ने गुस्से से घूरा। दा पेंग, अब कैसा लग रहा है? काफी ठीक। सीने में थोड़ा दर्द है बस। शियाओ हान खुशी से रो पड़ा। फिर किंतियान के सामने 3 बार झुका। ब्रदर किंतियान, थैंक यू। किंतियान ने सिर हिलाया। ठीक हो जाओ, बस वही काफी है। इसके बाद और भी घायल लाए गए? ठीक है, सबको यहीं ले आओ। किंतियान हीलिंग डॉक्टर बन गया। स्पिरिट थ्रेड्स फैल गईं। इंसान, एल्व्स, यहाँ तक कि जाइंट बीस्ट्स भी। पहले लोग उससे डरते थे, अब सब उसे सम्मान और शुक्रिया की नजर से देख रहे थे। दिन की लड़ाई खत्म हुई। किंतियान थक कर पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। मास्टर, लीची पास आ गया। किंतियान ने ड्रिंक की बोतल फेंकी। लीची, तुम्हें लगता है एल्व्स डार्क एल्व्स को हरा पाएंगे? बहुत मुश्किल है। डार्क एल्व संख्या बढ़ा रहे हैं। एल्व्स कमजोर होते जा रहे हैं। 5 साल में वो निगल लिए जाएंगे। समझ गया। वैसे वोल्केनो मर्सनरी कॉर्प्स के बारे में सुना है। वो सिल्वर मून ट्राइब की सबसे बड़ी मर्सनरी फोर्स है। लीडर हुओ लियानशान टियर 6 है। बदनाम भी बहुत है। लीची की आंखों में ठंडक चमकी। मास्टर, क्या उन्हें खत्म कर दूं? अभी नहीं, किंतियान बोला। लेकिन अगर उन्होंने ज्यादा उकसाया तो मैं भी शालीन नहीं रहूंगा। और कितनी मर्सनरी फोर्स हैं? हरिकेन और सीरियस, फेंग मोचुआन टियर 5, एड स्टार, ब्लडलेस। किंतियान हैरान हुआ। ब्लडलेस होकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। सीरियस का लीडर मोबुफान भी खतरनाक है। मास्टर, आप क्या सोच रहे हैं? किंतियान ने ठुड्डी रगड़ी। अब वक्त आ गया है। मुझे अपनी खुद की एक आर्म्ड फोर्स चाहिए। एपिसोड 163, नाइट टॉक। देर रात चारों तरफ सन्नाटा था। किंतियान पेड़ की ऊपरी डाल पर टिककर बैठा था और आज की कमाई का हिसाब लगा रहा था। सबसे पहले टैलेंट्स। 2 नए टैलेंट मिले थे, डार्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ब्लू और थंडरवुल्फ ब्लड लाइन ग्रीन। जो टैलेंट्स एवोल्व हुए थे वो थे सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक पर्पल और सोल ऑफ द गन गॉड पर्पल। थंडरवुल्फ ब्लड लाइन फिजिकल क्वालिटी और थंडर एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ाता था, लेकिन ये पर्पल स्काई थंडर बॉडी और बाकी बॉडी टाइप टैलेंट से काफी ओवरलैप करता था।
ऊपर से ग्रीन लेवल बहुत लो था, इसलिए इसका असर नाम मात्र का था। फ्यूचर में ये बस फ्यूजन मटेरियल बन सकता था। बाकी तीनों टैलेंट्स बेहद प्रैक्टिकल थे। डार्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के 3 फॉर्म थे, शैडो बेयर, शैडो लेपर्ड और शैडो क्रोज। ये डिफेंस, स्पीड और एरिया अटैक को अलग अलग बढ़ाते थे। इस टैलेंट में जबरदस्त पोटेंशियल था। अगर एवोल्यूशन पॉइंट्स भरपूर हुए तो इसमें इन्वेस्ट करना पूरी तरह वर्थ था। सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक और सोल ऑफ द गन गॉड शैडो स्ट्राइक के साथ मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बो बनाते थे। इनकी मदद से वो टियर 5 एक्सपर्ट्स को भी स्टेबल तरीके से असैसिनेट कर सकता था। इन टैलेंट्स के बाद उसकी कॉम्बैट पावर एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब एवोल्यूशन पॉइंट्स। आज पूरे दिन में उसके हाथों ढेर सारे डार्क एल्व्स और ब्लैक बीस्ट्स मरे थे। ज्यादातर टियर 3 और टियर 4 थे, यहाँ तक कि 3 टियर 5 भी। सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक और सोल ऑफ द गन गॉड में खर्च करने के बाद भी उसके पास 9,20,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स बच चुके थे, लगभग 10 लाख के करीब। फिलहाल किन तियान इन्हें यूज नहीं करना चाहता था। बाबरिक डोमिनेटर बॉडी डीप पर्पल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन पर्पल लिमिट से अभी दूर थी। उसके अंदाजे से इसे ऑरेंज लेवल तक ले जाने के लिए 12 से 15 लाख पॉइंट्स चाहिए थे। अब उसे किलिंग स्पीड और बढ़ानी थी ताकि एक ही बार में एवोल्यूशन पूरा किया जा सके। तभी नीचे से आवाज आई, किन तियान सो गए क्या? किन तियान ने नीचे देखा। एलन खड़ा था। दोपहर में वो गायब था, अब वापस आया तो साफ सुथरा, नए कपड़ों में और हल्की सी फूलों की खुशबू के साथ। देखने वाला समझे कि जंगल में छुट्टियां मना रहा हो। नहीं सोया। एलन बोला, आज के लिए थैंक यू, इतने लोगों को बचाया और पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री को भी। किन तियान ने भौं उठाई। तुम पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री को लेकर इतने टेंस क्यों हो जाते हो? क्या वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? एलन ने आंखें फैलाई। मैं टेंस था क्या? शायद तुम्हें गलत लगा होगा, किन तियान ने हल्के से कहा। हो सकता है। कुछ पल बाद एलन बोला, तुम एल्फ स्टार क्यों आए हो? किन तियान ने पैर लटकाते हुए कहा, शायद इसलिए कि मैं नेक दिल हूं और खूबसूरत एल्व्स को इविल गॉड से बचाना चाहता हूं। एलन को एक शब्द पर भी भरोसा नहीं हुआ। झूठ, तुम भी सबकी तरह रिसोर्स और ट्रेजर के लिए आए हो, सोच सकते हो। किन तियान की आवाज भारी हो गई, लेकिन मेरा मकसद अलग है। वो लोग ताकत और दौलत के लिए चाहते हैं, मैं सेल्फ रेस्क्यू के लिए। सेल्फ रेस्क्यू? तुम घायल हो, चोट नहीं। कर्स है, फियरफुल इविल गॉड का कर्स। ये धीरे धीरे मेरे शरीर को खा रहा है। अभी तक मुझे बस एक ही तरीका पता है, एल्व रेस की सिल्वर मून लेक। फियरफुल इविल गॉड। एलन का दिल कांप गया। 4 इविल गॉड्स के नाम तो एल्व स्टार पर हर कोई जानता था। डार्क एल्व्स के पीछे स्लानिश था। एक इविल गॉड ने ही एल्व रेस को तोड़ दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन तियान किसी और इविल गॉड से जुड़ा होगा। एलन बोला, सिल्वर मून लेक एल्व्स की सेक्रेट जगह है, बाहर वालों को एंट्री नहीं मिलती। मुझे पता है। किन तियान शांत रहा। इसलिए मैं एल्व्स के लिए लड़ूंगा, अचीवमेंट्स जमा करूंगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो कोई और तरीका ढूंढूंगा। और क्या तरीका नहीं पता, लेकिन जहां चाह होती है वहां रास्ता निकल ही आता है। एलन कुछ देर चुप रहा। मुझे पता है कि पहले कुछ आउटसाइडर्स को सिल्वर मून लेक में जाने दिया गया था। शायद अगला तुम हो। तुम्हें यह भी पता है। किन तियान ने शक से देखा। एलन की नजरें भटक गईं। कहीं सुना होगा। किन तियान मुस्कराया। और तुम्हारे पास ट्रेजर स्वॉर्ड है, बॉडी प्रोटेक्टिंग आर्टिफैक्ट है, फिर एल्व्स के लिए क्यों लड़ते हो? एलन की आवाज भारी हो गई। शायद मैं भाग रहा हूं। बचपन से सब कुछ मिला, अब मुझसे कहा जा रहा है कि पूरे परिवार की किस्मत मेरे कंधों पर है। मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए भाग आया। क्या मैं कायर हूं? किन तियान नीचे उतरा, कंधे पर हाथ रखा। जिनमें जिम्मेदारी होती है वही इतना बोझ महसूस करते हैं। आज से पहले तुम लड़के थे, लेकिन आज की जंग के बाद तुम एक सच्चे वॉरियर हो। एलन की आंखें चमक उठीं। सच में अच्छी बात दोहराई नहीं जाती। किन तियान ने माथे पर थपकी दी। एलन बोला, क्या मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगा? ये फैसला मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर हालात इतने खराब ना होते तो तुम्हारे परिवार वाले तुम पर ये बोझ नहीं डालते। शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। एलन कांप गया और चुप रह गया। एपिसोड 164 इमरजेंसी रेस्क्यू। रात के जंगल में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। एलन पेड़ के तने से टिककर गहरी नींद में चला गया। थोड़ी दूरी पर खड़े किन तियान ने धीमे से कहा, काजिक, इस पर नजर रखना। छाया में हल्की सी गूंज हुई। किन तियान शैडो में घुल गया और फ्रंटलाइन के टेम्पररी रेजिडेंस एरिया में पहुंच गया। तभी एक कौवा बिखरकर काली धुंध बना और उसके शरीर में समा गया। चारों तरफ मर्सनरीज कालीनों पर सो रहे थे। कोई कवर नहीं। अच्छी बात यह थी कि मच्छर भगाने की दवा छिड़की गई थी। एक बड़े पेड़ की डाल काटकर वहां टेंट लगाया गया था।
अंदर परछाइयां हिल रही थीं। जी लियांग की भारी आवाज आई, बॉस, लगता है ओल्ड लेई को कुछ हो गया है। हुओ लियानशान ने भौं से कोड़ते हुए पूछा। पक्का डार्क एल्व्स ने मारा। जी लियांग ने सिर हिलाया। कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हुओ लियानशान का चेहरा और गहरा हो गया। लेई झेन वहां क्यों गया था? वो एक टियर 5 डार्क ड्रूइड के पीछे गया था। जी लियांग बोला, वो बाद में 18वीं टीम ने मार दिया। तभी एल्व्स ने पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री की रक्षा मांगी, तो इन 2 लोगों की वजह से लेई मरा। हुओ लियानशान की आवाज ठंडी हो गई। ऐसा कह सकते हैं? जी लियांग बोला, एक का नाम किंतियान है, खतरनाक स्नाइपर है। आज ही दर्जन भर टियर 4 को हेडशॉट किया है, रून स्नाइपर राइफल। हुओ लियानशान सोच में पड़ गया। क्या उन्हें निपटा दें? जी लियांग ने पूछा। अभी नहीं, अहम वक्त आ रहा है। हरिकेन और सीरियस का क्या? जी लियांग बोला। हुओ लियानशान हंसा। मोबू फान चालाक है, लेकिन फेंग मोचुआन नहीं। प्लान चालू हो चुका है। आज रात वो नहीं बचेगा। दूर छाया में सुनते हुए किंतियान की भौं सिकुड़ गई। तभी उसका स्मार्ट ब्रेसलेट कांपा। लीची का SOS था। मास्टर, बचाइए। फेंग मोचुआन खून से सनी तलवार के सहारे एक घुटने पर था। गला धातु जैसे स्वाद से भर गया था। पीछे हरिकेन कॉर्प्स के लोग रोष और दर्द से भरे थे। पीछे मत देखो, भागो। फेंग मोचुआन चिल्लाया और काला खून उगल पड़ा। सूखी पत्तियां चरमराईं। अंधेरे में हरी आंखें चमकने लगीं। डार्क एल्व आगे बढ़ा। तलवार से जहर टपक रहा था। ये जहर पहले ही दिया गया था। जिसने दिया था वही उसका पुराना साथी था। अब पछतावे का वक्त नहीं था। मैं इसे रोकूंगा, डार्क एल्व बोला। तुम बाकी को पकड़ो। बाकी डार्क एल्व्स फैल गए। फेंग मोचुआन ने दांत काटे, जीभ चीर कर खून तलवार पर छिड़का। 3 फीट की हरी रोशनी फूट पड़ी। हवा मरोड़ खाने लगी। पत्थर और सूखी डालियां घूमने लगीं। विंड ब्लेड्स बन गई। एक बार में पूरा पहाड़ नीले तूफान में डूब गया। डार्क एल्व्स चीखते हुए कट गए। चट्टानें चूर हो गईं। पेड़ उखड़ गए। फेंग मोचुआन का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। काला खून बहता रहा, लेकिन आंखों में आग जलती रही। डार्क एल्व गुस्से में शैडो बनकर टूट पड़ा। फेंग मोचुआन की नजर धुंधली हो गई। उसने आंखें बंद की। भाइयों, मैंने पूरी कोशिश की। धमाका, जाना पहचाना साउंड। धमाका धमाका। वो आ गया। अब चैन से जा सकता हूं। आखिरी धमाके के साथ डार्क एल्व्स खत्म हो गए। किंतियान शैडो से निकला और फेंग मोचुआन के पास पहुंचकर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। एपिसोड 165, दूसरा नाइट डेमन अपोस्टल। किंतियान झुक गया। उसके नाखून तेज हो चुके थे और सीधे फेंग मोचुआन की बाह में घुस गए। जहर उसके नाखूनों के जरिए उसके शरीर में खिंच गया। जहरीले सांप वाले शरीर ने जहर को अब्सॉर्ब करते ही तुरंत एंटीटॉक्सिन सीरम बनाना शुरू कर दिया, जो तेजी से फेंग मोचुआन के शरीर में फैल गया। जहर बहुत जल्दी साफ हो गया। दर्जन भर पर स्पिरिट एसेंस लाइट थ्रेड्स ने फेंग मोचुआन को छू लिया और लगातार पौधों की लाइफ एसेंस उसके अंदर भेजने लगे। लेकिन आधा मिनट बीत गया। फेंग मोचुआन फिर भी मौत के किनारे ही था, जैसे हवा में कांपती हुई मोमबत्ती। किंतियान की भौहें सिकुड़ गईं। अभी अभी फेंग मोचुआन ने अपनी एसेंस ब्लड जलाकर वो पागलपन भरा, दबदबा दिखाने वाला विंड ड्रैगन टॉर्नेडो छोड़ा था। अब उसकी एसेंस ब्लड खत्म हो चुकी थी। उसका शरीर ऐसे था जैसे छेद वाला पानी का बैग। कितनी भी लाइफ फोर्स डालो, सब बेकार जा रही थी। अब सिर्फ एक तरीका है, ट्राई करना पड़ेगा। उसने फेंग मोचुआन की आस्तीन ऊपर की। उसके नुकीले दांत बाहर निकले और उसने जोर से उसकी बांह काट ली। नाइट डेमन ट्रांसफॉर्मेशन। नाइट डेमन का खून फेंग मोचुआन के शरीर में घुसा और तेजी से बहने लगा। उसका सारा खून हल्का काला और लाल रंग लेने लगा। धमाका। डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी पागलपन की तरह उफन पड़ी। काली धुंध की धारियां रिबन की तरह लहराने लगीं और परत दर परत फेंग मोचुआन को लपेट लिया। काम कर रहा है। किंतियान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने अचानक एक हाथ आगे बढ़ाया। चलो, थोड़ा और बूस्ट दे देता हूं। धमाका। डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी ताकत से खिंचाई। पल भर में किंतियान के चारों ओर सैकड़ों मीटर फैला डार्क डोमेन बन गया। हर एक काली धुंध की लहर डार्क एनर्जी की चरम अवस्था थी। ये नाइट डेमन किंग ब्लड लाइन की एक खास एबिलिटी थी, डेमन किंग डोमेन। डेमन किंग डोमेन एक्टिव होते ही इसके अंदर रात उतर आती है और डार्क एलिमेंट्स बेहद घने हो जाते हैं। इस डोमेन में खुद की सारी एट्रीब्यूट्स 50% तक बढ़ जाती हैं और नाइट डेमन अपोस्टल्स की ताकत 30% बढ़ती है। दुश्मन अगर डोमेन में घुस जाए तो डार्कनेस की ताकत उसकी हरकतों को स्लो कर देती है, स्पीड 40% घट जाती है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार अंधेरे से खाई जाती है। लाइफ और मना दोनों धीरे धीरे ड्रेन होते रहते हैं। डार्क एनर्जी लगातार फेंग मोचुआन के शरीर में भरती रही। उसके चेहरे पर काले निशान उभर आए। नाखून तेज और खतरनाक हो गए।
कपड़े फट गए और उसकी पीठ से काले पंख फैल गए। चारों तरफ चौंकाने वाली एनर्जी की लहरें उठने लगीं। तेज होती लाइफ फोर्स को महसूस कर किन तियान थोड़ा पीछे हटा। उसके होंठों के कोने ऊपर उठ गए। आज सुबह ही उसने लीची से मर्सनरी कॉर्प्स को लेकर अपनी सोच बताई थी। किसे पता था कि रात होते होते ही ऐसा मौका खुद चलकर आ जाएगा और वो आराम से टियर 5 एट स्टार फेंग मोचुआन को नाइट डेमन अपोस्टल बना सकेगा। ऊपर से वो किसी की मजबूरी का फायदा भी नहीं उठा रहा था। अगर ये तरीका नहीं अपनाया जाता तो फेंग मोचुआन के बचने की कोई चांस ही नहीं थी। काफी देर बाद फेंग मोचुआन ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। कीना। उसकी आत्मा से एक सर्विस जैसा एहसास उठा। उसके होंठ हिले और आखिरकार 2 शब्द निकले, मास्टर। किन तियान ने सिर हिलाया। पहले अपने शरीर को चेक कर। तभी फेंग मोचुआन को एहसास हुआ कि वो मरा नहीं है, बल्कि फड़फड़ फड़फड़। उसकी पीठ के पीछे नाइट डेमन विंग्स हिल रहे थे। तेज हवा चली, रेत और पत्थर उड़ने लगे। उसके दिल में एक अजनबी लेकिन जबरदस्त ताकत भर गई। उसके डेंटियन में जो विंड स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो अब पूरी तरह डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, उसका लेवल भी 1 स्टार टूटकर टियर 5-9 स्टार पहुंच गया था। मेरे साथ ये क्या हो गया? फेंग मोचुआन यकीन न कर पाने वाली नजर से खुद को देखने लगा। ये ताकत उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा कि अब वो अपने पुराने खुद को आराम से मार सकता है। एक बनाम एक तो छोड़ो, 5 पुराने खुद से भी लड़ ले। ये नाइट डेमन ब्लड लाइन है। ब्लड रेस से मिलती जुलती है लेकिन अलग भी है। किन तियान ने समझाया, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। नॉर्मल तरीकों से तुम्हें बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे यही करना पड़ा। ये सुनकर फेंग मोचुआन थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान आ गई। मास्टर, चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका शुक्रिया कहना ही पड़ेगा, मेरी जान बचाने और इतनी पावरफुल ब्लड लाइन देने के लिए। जब तक इंसान जिंदा है, जीने की चाह तो रहती ही है। फेंग मोचुआन भी कोई अलग नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ही अपने भाइयों के लिए वक्त खरीदने को उसने अपनी सारी एसेंस ब्लड जला दी थी। उसे लगा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन किसे पता था कि वो ना सिर्फ जिंदा बचेगा बल्कि इतनी कीमती और ताकतवर ब्लड लाइन भी पाएगा। एक टियर 5 एट स्टार स्पिरिचुअलिस्ट होकर बिना किसी ब्लड लाइन के उसने कितनी मुश्किलें झेली थी, ये वही जानता था। सालों से वो मौत के किनारे चलता आया था। अपनी सारी कमाई और रिसोर्स खुद पर झोंक दिए, फिर भी कल्टीवेशन वहीं अटका रहा। सामने एक ऐसा पहाड़ था जिसे वो कभी पार नहीं कर पा रहा था। ऊपर से बेफिक्र दिखने के पीछे दिल में कड़वाहट और बेबसी भरी थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि टियर 6 अब दूर नहीं है। थोड़ा और जोर लगाए तो ब्रेक थ्रू मुमकिन है। हाँ, इस सब में उसने अपनी आत्मा की आजादी खो दी थी, लेकिन बदले में उसे नई जिंदगी और एक उज्जवल भविष्य दिख रहा था। ये वरदान था या अभिशाप, अभी कहना मुश्किल था, लेकिन सिर्फ जिंदा रहना ही खुश होने के लिए काफी था। किन तियान फेंग मोचुआन के दिल में आए बदलाव को महसूस कर सकता था। उसने मन ही मन सिर हिलाया और तय किया कि उसे एक और सरप्राइज दिया जाए। वैसे नाइट डेमन का खून जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सिल्वर ब्लड लाइन के बराबर है। क्या? फेंग मोचुआन सन्न रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखा। क्या उसने सही सुना? वो तो पहले ही मान चुका था कि ये ब्लड लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिल्वर लेवल। पूरे एज्योर वुड स्टार रियल में गोल्डन ब्लड लाइन बेहद रेयर थी। सिल्वर ब्लड लाइन खुद में टॉप क्लास मानी जाती थी। यहाँ तक कि आर्मी में भी चाहे कितनी बड़ी अचीवमेंट क्यों ना हो, सबसे ऊंची ब्लड लाइन ब्रॉन्ज तक ही मिलती थी। और अब उसे एक एक्वायर्ड बॉडी के साथ सिल्वर लेवल की ताकत मिल गई थी। इसका मतलब उसके बॉस की ब्लड लाइन तो गोल्डन लेवल। फेंग मोचुआन का दिल कांप उठा। उसकी जानकारी में एज्योर वुड स्टार रियल में नाइट डेमन नाम की कोई गोल्डन ब्लड लाइन नहीं थी। तो क्या उसका बॉस किसी और स्टार रियल से आया है, या फिर कोई प्राचीन क्लान जिसकी ब्लड लाइन दोबारा जाग चुकी हो? ये ख्याल पल भर में दिमाग से गुजरे। उसके बाद जो आया वो था बेहिसाब खुशी और नशे जैसा एहसास। सिल्वर ब्लड लाइन का मतलब था ऊंची लिमिट। बराबर लेवल के दुश्मन के सामने वो ब्लड लाइन के दम पर सीधा कुचल सकता था। पहले उसे ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट तंग करते थे, अब उसकी बारी थी। बस एक दिक्कत थी, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब विंड से डार्क बन चुकी थी। मतलब सारी कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल स्किल्स बदलनी पड़ेंगी। ये आसान नहीं था। सिल्वर ब्लड लाइन होने के बाद वो घटिया टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने लिए सही टेक्निक ढूंढना भी आसान नहीं होने वाला था। यानी आने वाले वक्त में उसे एक ट्रांजिशन पीरियड झेलना पड़ेगा। किस्मत की अच्छी परेशानी। एपिसोड 166, अपोस्टल्स की मुलाकात। जंगल में धमाका। पीछे से हिंसक एनर्जी फट पड़ी। डरावना बवंडर ऊपर की तरफ घूमता हुआ उठा। हुरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के मेंबर्स ने ये देखा और उनकी आंखें लाल हो गईं। सब एक साथ चीख पड़े।
डायरेक्टर, उन्हें पता था ये उनके लीडर का आखिरी बेतहाशा हमला था, सिर्फ उनके लिए। ली छी भी भीड़ में खड़ा था, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। क्या टाइम पे हो पाएगा? अगले ही पल ली छी को कुछ महसूस हुआ। उसने लंबी सांस छोड़ी। मास्टर, क्या आप डायरेक्टर फेंग को बचा पाएंगे? ली छी ने मन ही मन पूछा। कहना मुश्किल है, पूरी कोशिश करूंगा। किन तियान की शांत आवाज उसके दिमाग में गूंजी। ठीक है। चारों तरफ शोक में डूबे लोगों को देखकर ली छी ने तय किया कि वो बॉस के आने की बात किसी को नहीं बताएगा। अगर बचा ही नहीं पाए तो झूठी खुशी और ज्यादा दर्द देगी। इसी वक्त ली छी के दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। उसने अचानक पलटकर देखा। वहां नाइट डेमन किंग की ऑरा बेहद घनी थी। इतना ही नहीं, वैसी ही एक और ऑरा बन रही थी और तेजी से स्ट्रांग हो रही थी। ये क्या हो रहा है? ली छी कंफ्यूज हो गया। क्या मास्टर ने नया डॉगी पाल लिया? अचानक उसके दिल में क्राइसिस की फीलिंग आई। पहले तो मास्टर का फेवरेट सिर्फ मैं था, अब नया कॉम्पिटिटर आ गया है और वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। लगता है इस बार मैंने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया। ली छी ने होंठ भींच लिए, थोड़ा पछताते हुए। कुछ देर बाद, फेंग मोचुआन, अब से मैं तुम्हें ओल्ड मो बुलाऊंगा, किन तियान बोला। ठीक है, ओल्ड मो भी बढ़िया लगता है। फेंग मोचुआन हंस पड़ा। और मुझे मास्टर मत कहना। बस बॉस बोलो। मॉडर्न टाइम्स में पला बढ़ा होने के कारण किसी का मास्टर कहना उसे अजीब लगता था। ठीक है बॉस। फेंग मोचुआन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बॉस बुलाने में कोई बोझ नहीं था। आखिर मर्सनरी काम ही बॉस के लिए करते हैं। ओल्ड मो, तुम्हें जहर कैसे दिया गया? किन तियान ने पूछा। ये सुनते ही फेंग मोचुआन का चेहरा सख्त हो गया। जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, 7-8 साल से साथ था। कभी सोचा भी नहीं था कि वो डार्क एल्व्स के साथ मिल जाएगा। डार्क एल्व्स नहीं है, किन तियान ने धीमे से कहा। क्या? फेंग मोचुआन चौंक गया। बॉस, आप कहना चाहते हैं हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स? किन तियान की आंखों में ठंडक चमकी। उसने हुओ लियानशान से सुनी सारी बातें बता दी। सुनते ही फेंग मोचुआन आग बबूला हो गया। मेरी हुरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स हमेशा उनसे दूर रही, लेकिन वो कमीना पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत कर बैठा। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स, हुओ लियानशान, बस इंतजार करो। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ठंडी किलिंग इंटेंट बाहर फैलने लगी। वो अभी अभी मरने वाला था। उससे पहले 10 साल से साथ चल रहे 3 भाई मर चुके थे और इसकी वजह सिर्फ हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स थी। अगर इस दुश्मनी का बदला नहीं लिया तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं रहेगा। बदला तो जरूर लिया जाएगा, लेकिन ओल्ड मो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स डार्क एल्व्स के साथ मिली हो सकती है? किन तियान ने शांत स्वर में पूछा। पहले जहर, फिर तुरंत डार्क एल्व्स का हमला। कुछ तो गड़बड़ थी। फेंग मोचुआन ने खुद को शांत किया। थोड़ी देर सोचा और बोला, मुमकिन है। ओल्ड मो, अभी मूव मत करना। तुम्हारा पहला काम है हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स पर नजर रखना। मैं देखना चाहता हूं वो जिस क्रिटिकल मोमेंट की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। अभी के लिए एल्व्स के सामने हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स एक अहम सहयोगी थी। अगर उन्हें अभी गिराया गया तो इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट्स में हलचल मच जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जरा सी भी गलती की, उन्हें खत्म करना बड़ी अचीवमेंट बन जाएगी। समझ गया बॉस। फेंग मोचुआन की आंखों में हल्की लाल चमक आई। नाइट डेमन ब्लड मिलने के बाद उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो गई थी। पहले बिना पकड़े गए निगरानी करना मुश्किल था, अब ये उसके लिए बच्चों का खेल था। नाइट डेमन ब्लड ने उसके शरीर को पूरी तरह बदल दिया था। ताकत, स्पीड, फुर्ती, सहनशक्ति, इंद्रियां सब कई गुना बढ़ चुकी थीं। साथ ही कई नई एबिलिटीज जाग चुकी थीं। भले ही अभी इस्तेमाल ना की हो, लेकिन अंधेरे और सायों पर कंट्रोल का एहसास साफ था। उसे लगा बस सोचते ही वो अपने पैरों के नीचे की परछाई में घुल सकता है और बिना निशान छोड़े निकल सकता है। अब अपने लोगों से मिलने का टाइम है और किसी से दोबारा मिलवाना भी है। किन तियान ने उसका कंधा पकड़ा। काला गेट खुला और दोनों उसके अंदर कदम रख गए। कुछ देर बाद, यहीं रुकते हैं। डिप्टी लीडर शूजे ने हाथ उठाया। यहाँ सेफ है। ये जगह एल्व्स के फ्रंटलाइन बेस के काफी पास थी। डार्क एल्व्स यहाँ तक पीछा नहीं करेंगे। सब रुक गए, सांसें संभाली। हर चेहरे पर दुख और गम साफ था। मैं डायरेक्टर का बदला लूंगा, छोटे बालों वाला एक जवान गुस्से से बोला। उस गद्दार डुआन झेंग को चीर दूंगा। उसका नाम लेते ही सबका खून खौल उठा। उसी ने जहर दिया था और भाग गया था। मेरे लिए बदला लेने की जरूरत नहीं, ये हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। अचानक एक जाना पहचाना आवाज गूंजी। सब कांप उठे और उधर देखने लगे। टहनी पर 2 लोग खड़े थे। एक थे उनके लीडर फेंग मोचुआन, दूसरा था डेथ गॉड स्नाइपर किन तियान। डायरेक्टर, सबकी आंखें फैल गईं। आवाज में हैरानी और यकीन न होने की झलक थी। अभी तो वो हमारे लिए जान देने वाले थे। तो अब फेंग मोचुआन कूदकर नीचे उतरा। उसने सबको देखा और मुस्कुराया। मैं ठीक हूं, किन तियान ने मेरी जान बचाई और जहर साफ किया।
ये सुनते ही सब खुशी से चिल्ला उठे। ये तो कमाल हो गया डायरेक्टर। भाई किंतियान, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे हुरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के महान उपकारी हैं। इन सच्चे शब्दों को सुनकर किंतियान को फेंग मोचुआन की करिश्मा समझ में आई। ऐसा इंसान आसानी से धोखा खा सकता है, लेकिन उसके पास वफादार लोग भी होते हैं। इस मामले में ली छी उससे बिल्कुल अलग था। ली छी किलर ऑर्गेनाइजेशन से आया था। वो अपने अलावा किसी पर पूरा भरोसा नहीं करता। यही सतर्कता उसे धोखे से बचाती है, लेकिन सच्चे दोस्त भी नहीं बनने देती। यही फर्क तय करता था कि आगे दोनों की भूमिकाएं अलग होंगी। ली छी बनेगा इंटेलिजेंस और असैसिनेशन एजेंसी का हेड, और फेंग मोचुआन रहेगा मर्सिनरी कॉर्प्स का लीडर। धीरे धीरे अपनी प्राइवेट फोर्स खड़ी करेगा। ये सोचते हुए किंतियान ने ली छी को ढूंढा। तभी उसने देखा ली छी और फेंग मोचुआन एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी नजरों के टकराते ही हवा में चिंगारी सी फूट पड़ी। एपिसोड 167 मुकाबला। उनकी नजरें टकराईं और बिना बोले ही मैसेज पास होने लगे। ली छी का मतलब साफ था, मैं ही मेन हूँ। फेंग मोचुआन की आंखों में जवाब था, मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ली छी फिर बोला, मैं ही मेन हूँ। फेंग मोचुआन ने पलटकर दिखाया, मेरे अंडरलिंग्स तुझसे ज्यादा हैं। ली छी की आंखें और तेज हो गईं, मैं ही मेन हूँ। फेंग मोचुआन ने आखिरी वार किया, मैं तुझसे ज्यादा अमीर हूँ। ली छी चुप रह गया। उसके दिल में गाली गूंज गई। लगता है किसी भी फील्ड में ये बंदा हारने वाला नहीं है। ली छी बेहद फ्रस्ट्रेट हो गया। साफ बात थी, मैं यहाँ पहले आया था। नहीं, अब मुझे भी अपनी ताकत और असर बढ़ाना होगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। बचपन से शैडो डिवीजन में ट्रेनिंग लेने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि एक असैसिनेशन और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ा किया जाता है। ऊपर से उसके पास इस काम में एक अनमैच्ड एडवांटेज था, नाइट डेमन ब्लड लाइन। नाइट डेमन ब्लड लाइन के एवोल्यूशन के बाद अब वो दूसरों को नाइट डेमन अपोस्टल में बदल सकता था। इससे न सिर्फ उनकी ताकत बढ़ती थी, बल्कि उनकी लॉयल्टी भी पूरी तरह पक्की हो जाती थी। किसी भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज लॉयल्टी होती है। फाइटिंग पावर में इस वक्त वो फेंग मोचुआन से पीछे था, ये सच था। लेकिन मारने की काबिलियत और फ्यूचर में मिलने वाली सपोर्ट की बात आए तो वो फेंग मोचुआन से बिल्कुल भी कम नहीं था। मैं पहले निकलता हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो, किंतियान ने फेंग मोचुआन को देखते हुए मतलब भरी आवाज में कहा। फेंग मोचुआन की नाइट डेमन ब्लड लाइन ज्यादा देर छुपने वाली नहीं थी। जैसे ही फाइट होगी, उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी विंड से डार्क में बदल जाएगी और ये बात सबका ध्यान खींचेगी। ऐसी चीज फेंग मोचुआन खुद ही समझाए तो बेहतर था। ठीक है, फेंग मोचुआन ने सिर हिलाया। उसे भी अपने भाइयों को सब कुछ समझाने के लिए वक्त चाहिए था। साथ ही वो लीची से बात करके नाइट डेमन की एबिलिटीज को जल्दी समझना चाहता था और अपने बॉस के नेचर और काम करने के तरीके को भी जानना चाहता था। भाई किंतियान, आप जा रहे हो, थोड़ी देर और रुक जाओ, हमने ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा। सबने उसे रोकने की कोशिश की। किंतियान बोला, मेरी नाइट वॉच ड्यूटी है, ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ऊपर से तुम्हारे पास भी एक जरूरी मामला बाकी है, उस गद्दार को भागने नहीं देना चाहिए। ये सुनते ही हुरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के सब लोगों के चेहरे बदल गए, फेंग मोचुआन भी। सच में वे लगभग उसे भूल ही गए थे। किंतियान ने हाथ हिलाया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद फेंग मोचुआन ने ठंडी आवाज में कहा, आज डुआन झेंग ने जो भी इस्तेमाल किया हो वो किसके पास है। सब एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि डायरेक्टर का मतलब क्या है। क्या वो किसी स्पिरिट डॉग से डुआन झेंग को ट्रैक करवाना चाहता है? लेकिन वो तो एल्व्स नहीं है, स्पिरिट बीस्ट को कमांड नहीं कर सकते। मेरे पास है, एक गंजे आदमी ने अपने कपड़े खींचते हुए कहा। सुबह मेरे कपड़े फट गए थे, बदलने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने डुआन झेंग से एक उधार लिया था, वही पहन रखा है। फेंग मोचुआन उसके पास गया। उसकी नाक हल्की सी फड़की। कपड़ों से दो हल्की इंसानी खुशबू आ रही थी, एक गंजे आदमी की और दूसरी गद्दार डुआन झेंग की। ये ब्लड लाइन की ताकत है, सच में कमाल। फेंग मोचुआन मन ही मन हैरान हुआ। सिर्फ सुपर स्मेल ही उसे बेहिसाब खुशी दे रही थी। इसके अलावा सुपर हियरिंग, सुपर विजन, हीट सेंस और ब्लड सेंस जैसी एबिलिटीज भी मिल चुकी थी। सिल्वर लेवल नाइट डेमन ब्लड लाइन ही इतनी खतरनाक थी तो उसके बॉस की गोल्डन लेवल नाइट डेमन ब्लड लाइन कितनी डरावनी होगी वो सोच भी नहीं पा रहा था। तुम सब यहीं रुको। लीची, चलोगे मेरे साथ? फेंग मोचुआन ने लीची को बुलाया। चलो। लीची ने सिर हिलाया। ये देखकर सब कंफ्यूज हो गए। साफ तौर पर ये हुरिकेन मर्सिनरी कॉर्प्स का अंदरूनी मामला था। फिर भी डायरेक्टर अपने ही लोगों की जगह एक बाहरी इंसान को साथ ले जा रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। चलो। फेंग मोचुआन आगे बढ़ा और तीर की तरह जंगल की गहराई में घुस गया। लीची उसके पीछे पीछे था। पलक झपकते ही दोनों नजरों से ओझल हो गए। हूश हूश। तेज हवा गूंजी। लीची और फेंग मोचुआन जंगल में साए जैसे लग रहे थे। दौड़ते वक्त उनके कदम इतने हल्के थे कि जरा सी आवाज नहीं हो रही थी। लीची
साथ दे पा रहे हो? फेंग मोचुआन ने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए पूछा। ली छी ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधा ब्लिंक स्टेप यूज किया और उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई। हाँ, फिर किसी और चीज में मुकाबला करते हैं। फेंग मोचुआन जोर से हंसा। उसके काले पंख फैले और वो ऊपर उछलते हुए तेजी से आगे निकल गया। पीछे नहीं रहना चाहता था तो ली छी ने भी नाइट डेमन विंग्स फैलाए और पूरी रफ्तार से उसके पीछे हो लिया। क्या कमाल की फीलिंग है। उड़ते हुए फेंग मोचुआन बिल्कुल नए खिलौने वाले बच्चे जैसा खुश था। वो पहले विंड एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट था और फ्लाइंग स्किल जानता था, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी से उड़ने के मुकाबले नाइट डेमन विंग से उड़ान कहीं ज्यादा तेज और आजाद थी। होश। ली छी पास आ गया और दोनों साथ साथ उड़ने लगे। फेंग मोचुआन ने साइड में देखा। नाइट डेमन एबिलिटीज के इस्तेमाल में ली छी उससे कहीं आगे था। विंड से डार्क में बदलने के बाद उसका लेवल एडवांटेज भी कम हो गया था। मुझे जल्दी से डार्क एलिमेंट की कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल स्किल्स ढूंढनी होंगी, उसने मन में सोचा। आ गए, ली छी ने गहरी आवाज में कहा और नीचे उतरते हुए स्पीड कम की। फेंग मोचुआन की नाक फड़की और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। चटाक, दोनों के पैर जमीन पर पड़े। उन्होंने अपने नाइट डेमन विंग्स समेटे और नीचे देखा। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे। शाम की हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन इसी खुशबू में खून की हल्की सी गंध मिली हुई थी। आम इंसान को पता न चले, लेकिन ब्लड के लिए बेहद सेंसिटिव नाइट डेमन के लिए ये साफ थी। डुआन झेंग की खुशबू यहीं आकर गायब हुई है। ली छी झुका, मिट्टी पलटी, सूंघा और बोला, यहाँ कॉर्प्स डिसॉल्विंग लिक्विड जैसी स्मेल है। मतलब उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया। फेंग मोचुआन की आंखें और गहरी हो गईं। अगर डुआन झेंग डार्क एल्व्स से मिला होता तो उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। डार्क एल्व्स को सच सामने आने से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वही लोग उसे मारते जिनका कोई गंदा मकसद था और जो चाहते थे कि वो कभी बोल न पाए। डायरेक्टर फेंग, आपको क्या लगता है ये किसने किया? ली छी ने पूछा। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स, फेंग मोचुआन ने ठंडी आवाज में कहा। बॉस ने बताया था कि हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स कुछ बड़ा प्लान कर रही है। हुरिकेन और सीरियस मर्सनरी कॉर्प्स उनके रास्ते की रुकावट बन सकती हैं, इसलिए हमें हटाना चाहते हैं। और पहला टारगेट मैं था। ली छी ने सिर हिलाया। उसका ध्यान इस बात पर गया कि फेंग मोचुआन किन तियान को कैसे बुला रहा था। बॉस, तो फेंग मोचुआन मास्टर की जगह बॉस कहता है। ये सुनकर लग रहा था कि बॉस के साथ उसका रिश्ता मेरे जितना क्लोज नहीं है। ही हे, तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? ली छी ने पूछा। फेंग मोचुआन के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। बॉस ने कहा है कि फिलहाल सीधे हाथ न डालूं, लेकिन थोड़ा परेशान करना वो तो चल ही जाएगा। ली छी ने भौं उठाई और मन ही मन हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के लिए एक पल की खामोशी रखी। एक लगभग टियर 6 नाइट डेमन को छेड़ लिया है। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स, तुम्हारे अच्छे दिन अब गिने चुने हैं। एपिसोड 168, साथ मिलकर किस्मत बांटना। अगली सुबह एलन ने आंखें खोली, चारों तरफ देखा और बुदबुदाया, मैं सच में पूरी रात ऐसे ही सो गया। क्या हुआ? यंग मास्टर होकर यहाँ सोने में शर्म आ रही है। बगल से हल्की आवाज आई। एलन ने सिर घुमाया, होंठ सिकोड़ कर बोला, ऐसा नहीं है। पकड़। किंतियान ने हाथ में पकड़ा फल उसकी तरफ फेंका। एलन ने पकड़ा, बड़ा सा बाइट लिया और अगले ही पल उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। थू। उसने सब थूक दिया और कई बार थू किया। इतना खट्टा, इतना खट्टा। खट्टेपन से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे साइड से हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने देखा किंतियान के होठों के कोने पर शरारती मुस्कान थी। तुमने जानबूझकर किया? एलन गुस्से से बोला। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किंतियान इतना शातिर निकलेगा। जानबूझकर क्या? मैं तो खुशी शेयर कर रहा था। किंतियान ने पूरे हक से कहा। मुझे तो लगता है जितना खट्टा उतना टेस्टी। शायद लोगों का टेस्ट अलग होता है। अगर किंतियान की आंखों में साफ मजाक न दिख रहा होता तो एलन शायद उसकी बात मान भी लेता। तुम रुको, मैं बदला लूंगा, एलन ने धमकी दी। बदला? कितना एहसान फरामोश है। किंतियान ने उसकी पेशानी पर थपकी दी। कल रात तुम मरे हुए सुअर की तरह सोए रहे। तुम्हें आधी नाइट वॉच लेनी थी, लेकिन सुबह तक सोते रहे। सारी ड्यूटी मैंने की और अब मैं थोड़ा सबक भी न सिखाऊं। ये सुनकर एलन को अपनी गलती समझ आ गई। वो पिचके हुए गुब्बारे जैसा हो गया। आपने बुलाया ही नहीं। बुलाने की जरूरत थी। थोड़ी इंट्यूशन नहीं होनी चाहिए। किंतियान ने एक और फल उसके मुंह में ठूंस दिया। इस बार एलन होशियार था। उसने पहले थोड़ा सा चखा। टेस्ट ठीक लगा, तब आराम से खाने लगा। किंतियान, आज हम क्या करेंगे? एलन ने खाते हुए पूछा। किंतियान बोला, एल्फ बटालियन ने हमें 18वें स्क्वाड से हटा दिया है। अब हम स्पेशल मोबाइल स्क्वाड का हिस्सा हैं। सीधे एल्व्स के अंडर। जहां जरूरत होगी वहीं भेजे जाएंगे। उसकी जबरदस्त स्नाइपिंग और रेस्क्यू स्किल्स की वजह से कल ही एल्फ कैप्टन ने दोनों को नए स्क्वाड में डाल दिया था। वाह, मतलब अब हम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। एलन हैरान हुआ। कुछ ऐसा ही। किंतियान ने कंधे उचकाए।
लेकिन प्रेशर भी ज्यादा होगा। संभाल पाओगे? एलन ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसके शब्दों में कुछ छुपा है। मैं कर लूंगा, एलन ने पक्का कहा। इस बार मैं जरूर प्रूव करूंगा। तो मैं देख रहा हूं। किंतियान ने अपनी कलाई उठाई। उसकी स्मार्ट वॉच पर नया मैसेज आया। मैसेज एल्फ कैप्टन का था। अब एल्व्स भी टेक्नोलॉजी ट्राई करने लगे थे, खासकर कम्युनिकेशन डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स। सिल्वर मून ट्राइब और कुछ बड़े ट्राइब्स ने एम्पायर से स्मार्ट रिस्टबैंड्स खरीदे और अहम पोस्ट्स पर बांटे। रियल टाइम कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैप्स की मदद से एल्फ आर्मी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड काफी बढ़ गई थी। इससे डार्क एल्व्स को भारी परेशानी हो रही थी। हालांकि बाकी टेक्नोलॉजी अपनाने में एल्व्स अब भी कंजर्वेटिव थे। वे इंसानी लाइफस्टाइल में पूरी तरह घुलना नहीं चाहते थे। चलो, काम का टाइम। किंतियान ने एलन को खींचा और दोनों तेजी से बताई गई लोकेशन की तरफ बढ़ गए। कई दिनों तक किंतियान और एलन हर जगह फायर फाइटर की तरह दौड़ते रहे। उसकी खास रून स्नाइपर राइफल और गजब की स्पीयर टेक्निक की वजह से अब इंसान और एल्व्स दोनों किंतियान का नाम जानते थे। उसे एक खिताब भी मिल गया था, डेथ गॉड स्नाइपर। इसके उलट एलन बस उसका सपोर्ट बनकर रह गया। सब जानते थे कि डेथ गॉड स्नाइपर के साथ एक तलवार ठीक ठाक चलाने वाला लड़का रहता है। नाम बहुत कम लोग जानते थे। ये फेयर नहीं है। तुम्हारा टाइटल है और मेरा नहीं। एलन अपनी ट्रेजर स्वॉर्ड साफ करते हुए बोला। मुझे भी इनविंसिबल स्वॉर्ड गॉड जैसा कुछ मिलना चाहिए। नाम बड़ा रखोगे तो लोग पहले मारने आएंगे। किंतियान हंसा। मुझे भरोसा है कि मेरी स्पीयर टेक्निक के सामने कोई नहीं टिकेगा। तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल उस लेवल की है। एलन ने मुंह फुलाया। पर तुम सारी लाइमलाइट तो नहीं ले सकते। ध्यान चाहिए तो मेरी किल काउंट से आगे निकल जाओ, किंतियान ने आराम से कहा। ये सुनते ही एलन चुप हो गया। किंतियान से ज्यादा किल? मजाक था। वो पूरी ताकत लगाकर एक टियर 4 मारता था। वहीं किंतियान एक शॉट में गिरा देता था। जब तक किंतियान की किल डबल डिजिट में पहुंचती, तब तक शायद एलन की फाइट भी खत्म ना हो। कोई तुलना ही नहीं थी। सिर्फ वही नहीं, टियर 5 या टियर 6 वाले भी इतनी तेजी से नहीं मार पाते थे। एलन को चुप देखकर किंतियान की आंखों में हल्की शरारत आई। सच कहें तो इन दिनों की जंग ने एलन को पूरी तरह बदल दिया था। उसकी मार्शल स्किल्स काफी शार्प हो चुकी थीं और वो अब एफिशिएंट किलिंग पे फोकस करता था। यंग मास्टर वाली नाजुक आदतें खत्म हो गई थीं। अब वो गंदगी में भी खा पी सकता था बिना शिकायत। किंतियान ने ज्यादा जीनियस नहीं देखे थे। पहले सू यूनी एक था, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं हुई। एलन अब तक का सबसे टैलेंटेड बंदा था। बस दिक्कत ये थी कि थोड़ा सा प्रेज मिलते ही इसकी पूंछ आसमान पर चढ़ जाती थी। इसलिए वक्त वक्त पर इसे नीचे रखना जरूरी था, ताकि कॉन्फिडेंस रहे लेकिन घमंड ना आए। सिस्टम पैनल पर नजर गई। इन दिनों में उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़कर 12,27,000 हो चुके थे। उसे नहीं पता था कि ये पॉइंट्स बाबरिक डोमिनेटर बॉडी का आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसलिए वो रुक नहीं सकता था। अगर 15 लाख हो जाएं तो सेफ रहेगा। भूं, तभी किंतियान को एक और रेस्क्यू मैसेज मिला। इस बार मिशन दुश्मन मारने का नहीं था, किसी को ढूंढना था। एक एल्फ। विनोया? किंतियान ने नाम बुदबुदाया। विनोया? उसके साथ क्या हुआ? नाम सुनते ही एलन ने झट से सिर घुमा लिया। उसका चेहरा टाइट हो गया। वो, किंतियान ने धीरे से कहा, डार्क एल्व्स ने उसे पकड़ लिया है। ये सुनते ही एलन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। एपिसोड 169, चॉइस और करेज। विनोया को डार्क एल्व्स पकड़कर ले गए थे। ये खबर सुनते ही एलन वहीं जम गया। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। किंतियान ने एलन का रिएक्शन देखा और गहरी आवाज में पूछा, किड, क्या तुम विनोया को जानते हो? जानता हूं। एलन की आवाज हल्की सी कांप रही थी। विनोया छिंग्यू ट्राइब के क्लैन लीडर की बेटी है। वो हाल ही में सिल्वर मून ट्राइब को सपोर्ट देने गई थी। छिंग्यू ट्राइब? किंतियान की भौहें सिकुड़ गईं। छिंग्यू ट्राइब सिल्वर मून ट्राइब के बाद सबसे बड़ी ट्राइब थी। एक तरफ वो डार्क एल्व्स के दूसरे बैटल ग्रुप को रोक रहे थे और दूसरी तरफ रॉयल फैमिली को भी सपोर्ट भेज रहे थे। एलन, विनोया अभी अभी मिसिंग हुई है। हो सकता है उसे अभी डार्क फॉरेस्ट में न ले जाया गया हो। हमारे पास अभी भी चांस है, किंतियान ने शांत आवाज में कहा। ये सुनते ही एलन को जैसे कोई लाइफलाइन मिल गई। उसने झट से किंतियान का हाथ पकड़ लिया। किंतियान, प्लीज, तुम किसी भी तरह विनोया को ढूंढ लो। उसे डार्क एल्व्स के हाथ नहीं लगना चाहिए। इन कुछ दिनों में एलन समझ चुका था कि लोगों को ढूंढने और ट्रैक करने में किंतियान मास्टर है। कोई कितना भी छुपे, अगर थोड़ा सा भी निशान छोड़ा हो तो किंतियान उसे ढूंढ ही लेता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। किंतियान ने एलन के कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत किया। फिर उसने एल्फ कैप्टन को मैसेज भेजा और विनोया के मिसिंग होने की पहली लोकेशन मांगी। कैप्टन ने बिना देर किए लोकेशन भेज दी। कुछ ही देर बाद किंतियान और एलन मौके पर पहुंच गए। वहां की गंधें आपस में उलझी हुई थीं, जैसे सुलझा न जा सकने वाला धागों का गुच्छा। नॉर्मल इंसान के लिए पहचानना नामुमकिन था, लेकिन किंतियान ने सिर्फ एक बात पर फोकस किया,
विनोया को जबरदस्ती ले जाया गया था, मतलब उसकी सेंट रास्ते में जरूर छूटी होगी। क्विंतियान ने ध्यान से सूंघा और आखिरकार सबसे सही सेंट पकड़ ली। वो सेंट पैरों के नीचे से जंगल की गहराई की तरफ जा रही थी। क्विंतियान ने बिना रुके एलन को लेकर फुल स्पीड में पीछा शुरू कर दिया। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगी। क्विंतियान पूरी तरह सेंट पर लॉक था। एलन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, चेहरा टेंशन से भरा हुआ। बैंग बैंग बैंग। रास्ते में कई जगह डार्क एल्व्स इंसानों और एल्व्स से लड़ रहे थे। क्विंतियान जहां भी ऐसी सिचुएशन देखता, बिना रुके एक शॉट मार देता। उसे न किसी की तारीफ से फर्क पड़ता था, न इस बात से कि कोई उसे क्रेडिट चोरी करने वाला समझे। जैसे जैसे वो फ्रंटलाइन से दूर होते गए, हवा में सड़ी हुई और डार्क ऑरा की बदबू आने लगी। अचानक क्विंतियान रुक गया। आगे एक साफ बाउंड्री दिख रही थी। उसने सिर हिलाया। हम एक स्टेप लेट हो गए। विनोया को डार्क फॉरेस्ट के अंदर ले जाया जा चुका है। ये सुनते ही एलन का चेहरा और पीला पड़ गया। एल्व्स के लिए डार्क फॉरेस्ट टैबू था। आधा कदम भी अंदर रखने पर सोल करप्ट होने का खतरा रहता था। जो भी डार्क फॉरेस्ट में ले जाया जाता, उसे बचाने एल्व्स शायद ही कभी जाते थे, क्योंकि नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। अब क्या करें? विनोया को कैसे बचाएं? एलन का दिमाग पूरी तरह गड़बड़ा गया था। सच ये था कि वो सिर्फ विनोया को जानता ही नहीं था, बल्कि उसका रिश्ता उससे काफी खास था। तभी पीछे से घिनौनी हंसी सुनाई दी। हा, एक और एल्फ पकड़ ली। आज रात मजा आएगा। सही कहा, आधे महीने से एल्फ नहीं मिली। इंसानों से काम चलाना पड़ रहा था। आज बैटल ग्रुप कमांडर से परमिशन मांगूंगा, शायद सब मिलकर एंजॉय कर सकें। एलन सिहर गया और पीछे मुड़ा। 3 डार्क एल्व्स साथ चल रहे थे। उनमें से एक बेहोश एल्फ लड़की को घसीट रहा था। एलन उस एल्फ लड़की को नहीं जानता था, लेकिन उसके बर्फ जैसे बालों को डार्क एल्व्स के हाथों में घसीटता देख उसे डार्क फॉरेस्ट में विनोया का हाल दिखाई देने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। इंसान है, सावधान रहो, डार्क एल्व्स ने फुसफुसाकर कहा। इन्हें मुझ पर छोड़ दो। क्विंतियान ने हल्के से अपनी गन घुमाई। बैंग। एक डार्क एल्फ हेडशॉट से वहीं ढेर हो गया। वो वही है, वो इंसानी आर्चर। बाकी दोनों डार्क एल्व्स क्विंतियान को पहचान चुके थे। उनके चेहरे बदल गए, आंखों में गहरी दहशत आ गई। हाल के दिनों में डार्क एल्व्स के बीच एक नाम बहुत फेमस हो चुका था। एक इंसान जिसे एल्व्स ने बुलाया था, जिसके पास एक अजीब सी गन थी और जिसकी वजह से अनगिनत डार्क एल्व्स और ब्लैक बीस्ट्स मर चुके थे। डेथ गॉड स्नाइपर। भागो, एक डार्क एल्फ चीखा, लेकिन वो भाग पाता उससे पहले ही गोली उसके सिर के पीछे घुस गई। बैंग। आखिरी डार्क एल्फ भी गिर गया। एल्फ लड़की अब सेफ थी। जमीन पर पड़ी बेहोश एल्फ लड़की को देखते हुए एलन ने दांत भींच लिए। उसके जबड़े दर्द करने लगे। टाइम नहीं था, अब सिर्फ फैसला करना था। एलन ने क्विंतियान की बाह पकड़ ली। उसकी आंखों में बेबसी और गुहार थी। क्विंतियान, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डार्क फॉरेस्ट चलोगे और विनोया को वापस लाओगे? मुझे पता है ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं विनोया को ऐसे नहीं देख सकता। अगर तुम उसे बचा लाए तो मैं तुम्हें सिल्वर मून लेक में जाने दूंगा और तुम्हारे ऊपर से इविल गॉड का कर्स हटवाऊंगा। उन आंखों में छिपी उम्मीद और दर्द देखकर क्विंतियान का दिल थोड़ा नरम हुआ। उसने हाथ उठाकर एलन के बाल हल्के से बिगाड़ दिए। मुस्कुराकर बोला, किड, तुमने मुझे ऐसा ऑफर दिया है जिसे मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये जॉब मैं लेता हूँ। बचपन से ही डार्क फॉरेस्ट को मौत की जगह मानने वाला एलन किसी अपने के लिए उस डर को पार कर रहा था। ये करेज क्विंतियान को सच में पसंद आया। क्विंतियान, मतलब तुम मान गए? एलन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, क्विंतियान ने शांत आवाज में कहा, लेकिन अगर मैंने विनोया को बचा लिया और तुमने वादा तोड़ा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं कसम खाता हूँ। एलन ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। बस बस। क्विंतियान ने उसके माथे पर हल्की सी ठग दी। बहुत बोलता है, मेरे पीछे रहो, चलते हैं। उसने हाथ हिलाया। ब्लैक गेट खुला। एलन की हैरान नजरों के सामने क्विंतियान ने बेहोश एल्फ लड़की को अंदर फेंका और खुद डार्क फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। एपिसोड 170 द प्लान। जैसे ही क्विंतियान ने डार्क फॉरेस्ट में कदम रखा, उसने एलन के कंधे पर हाथ रख दिया। काली एनर्जी का घेरा एलन को ढक गया। ये एलन को उस एनर्जी की दुष्ट फीलिंग महसूस हुई। मेरे ऊपर इविल गॉड का कर्स है, क्विंतियान ने शांति से कहा। ये कर्स मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मैं इसकी कुछ इविल एनर्जी यूज भी कर सकता हूँ। एलन समझ गया। उसके चेहरे पर हल्की राहत आ गई। एल्व्स डार्क फॉरेस्ट में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां का माहौल उनकी नेचुरल ऑरा के खिलाफ है। जैसे ही कोई एल्फ अंदर जाता है, ब्लैक बीस्ट्स और डार्क एल्व्स उसे तुरंत सेंस कर लेते हैं। इंसान इस मामले में थोड़ा बेहतर होते हैं। अब इविल एनर्जी की कवरिंग के साथ वो दोनों बिना पकड़े अंदर जा सकते थे। विनोया की सेंट फॉलो करते हुए क्विंतियान तेजी से आगे बढ़ा।
उसे साफ महसूस हो रहा था कि विनोया अब पास है। अचानक वो रुक गया। क्या हुआ? एलन ने घबराकर पूछा। विनोया सामने ही है, क्विंतियान ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके आसपास 100 से ज्यादा प्रेजेंस है। ऐसे घुसना सुसाइड होगा। हमें प्लान बनाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? एलन पूरी तरह क्विंतियान पर निर्भर था। क्विंतियान ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसकी सेंसिंग फैल गई। सुनना, सूंघना, हीट और ब्लड परसेप्शन, सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में इकट्ठा होकर एक साफ मैप बन गई। कुल 123 क्रिएचर, 10 किलोमीटर आगे 5 डार्क एल्व्स, बाईं तरफ दर्जन भर ब्लैक बीस्ट्स। क्विंतियान की आंखों में रोशनी चमकी। एक प्लान बन चुका था। एलन, तुम्हारा बॉडी प्रोटेक्ट करने वाला आर्टिफैक्ट कितनी एनर्जी झेल सकता है? टियर 6 काफी है। क्विंतियान ने जमीन पर हाथ मारा। मिट्टी नरम हो गई। उसने एलन को नीचे खींच लिया। जमीन के अंदर रास्ता बन गया। दोनों तेजी से आगे बढ़े। एलन शॉक्ड था। स्पेस गेट के बाद अब ये। मुझे पता है मैं हैंडसम हूं, क्विंतियान की हंसती आवाज आई। लेकिन ऐसे मत घूरो। कौन हैंडसम मानता है तुम्हें? एलन बड़बड़ाया, लेकिन उसका डर थोड़ा कम हो चुका था। क्विंतियान, थैंक यू। अभी मत कहो, क्विंतियान ने कहा। यह मिशन तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं समझता हूं। एलन ने गहरी सांस ली। हम पहुंच गए। मिट्टी हट गई। क्विंतियान ने कई बड़े आयरन बॉल्स और 100 से ज्यादा स्टील बीड्स निकाले। फिर स्पाइडर सिल्क से सबको बांध दिया। आखिरी सिरा एलन के हाथ में पकड़ा दिया। ऐसे करना, क्विंतियान ने प्लान समझाया। एलन का दिल धड़क रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क क्विंतियान पर था। केयरफुल रहना, टेंशन मत लो। क्विंतियान ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे भरोसा है, तुम मुझे और अपने परिवार को निराश नहीं करोगे। वो जमीन में गायब हो गया। एलन की आंखों में नई ताकत थी। ब्लैक गेट खुला। क्विंतियान बाहर निकला। आगे 5 डार्क एल्व्स थे। पीछे 10 किलोमीटर दूर विनोया। उसने काली क्लोक ओढ़ी और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद एक विशाल भेड़िए की पीठ पर कैलन बैठा था। उसके सामने छिंग्यू ट्राइब की बेहोश प्रिंसेस बंधी हुई थी। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फर्स्ट बैटल ग्रुप ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों में ये कामयाबी मिल गई। सालों पहले उसने छिंग्यू ट्राइब की मीटिंग में विनोया को देखा था। तब वो बोलने के काबिल भी नहीं था, और अब वो उसकी कैदी थी। अचानक आगे जोरदार धमाका हुआ। काली एनर्जी आसमान तक उठ गई। कैलन की आंखें लाल हो गईं। वही है, वही जिसने मेरा सब कुछ जला दिया था। भयानक ईविल एनर्जी फूटी। कैलन आसमान में उड़ गया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी।